हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीपीएससी टीआरई 3.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 4। इससे पहले ऑलरेडी हमने 3 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का पहला सवाल है, गैर नवीकरणीय संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सवाल है, गैर नवीकरणीय संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उनके पास सीमित भंडार है, इंसानों द्वारा बनाया गया है, निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न है, या उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, या में से कोई नहीं होगा। चलिए कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सवाल है, गैर नवीकरणीय संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखेंगे कि जो गैर नवीकरणीय संसाधन जो होते हैं उनके पास जो सीमित भंडार होते हैं वो क्या होते हैं, सीमित होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, सही है। उनके पास क्या होते हैं, सीमित भंडार होते हैं। ठीक है, गैर नवीकरणीय संसाधन जो होते हैं इंसान द्वारा बनाया गया होता है, ऐसा नहीं है। निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न होता है, ये भी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो गैर नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो उनके पास भंडार क्या होते हैं, सीमित होते हैं। तो हम कह सकते हैं पहला का ए यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है ये बताना है। हवा की गति को रोकने के लिए तटीय क्षेत्र में लगाए गए पेड़ों की संख्या को शेल्टर बेड कहा जाता है। बी नंबर में है, भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान एक अधिक आबादी वाला क्षेत्र है। सी ऑप्शन में है, भारत में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता घट रही है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या में से कोई नहीं। चलिए कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि हवा की गति को रोकने के लिए तटीय क्षेत्र में लगाए गए पेड़ों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, शेल्टर बेड कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये क्लास 8 के बुक में आपको देखने को जरूर मिल जाएगा, ज्योग्राफी के बुक में। ठीक है, बी नंबर देखेंगे कि भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान एक अधिक आबादी वाला क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग जानते हैं कि उत्तर का जो गंगा मैदान है, जो मैदानी जो क्षेत्र है वहाँ पे जनसंख्या थोड़ा सा क्या है, आबादी अधिक देखने को मिलता है मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये भी सही है। यहाँ पर सी नंबर में है कि भारत में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता घट रही है। तो ये भी बात सही है कि जनसंख्या जब बढ़ रहा है तो प्रति व्यक्ति पानी की जो उपलब्धता है वो तो घटेगा ही। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे सही है। तो कौन सा कथन गलत है, कोई भी गलत नहीं, यानी कि अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 2 का ई नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन नंबर है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क क्षेत्र को क्या कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है, या जैव क्षेत्र कहा जाता है, या तीनों कहते हैं, या फिर इसे कोई नहीं कहते। इसे क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जो संपर्क होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव क्षेत्र। ठीक है, बात समझ में आया। बात करें हम पारिस्थितिकी तंत्र का थोड़ा सा, तो इसका फार्मूला, इसका मतलब डिफिनेशन ये हो सकता है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र का गैर जीवित घटकों के साथ एक दूसरे के साथ बातचीत करने वाले जीवन रूपों के समुदाय के रूप में मतलब कि परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है पारिस्थितिकी तंत्र। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है। भारत, ब्राज़ील या रूस। निम्नलिखित में से कौन विश्व में कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है, ये बताना है आपको। भारत है, ब्राज़ील है, या रूस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। फोर्ट ग्लोस्टर कहाँ स्थित है। मुंबई में, गुजरात में, या पश्चिम बंगाल में। ये ऊपर में से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, फोर्ट ग्लोस्टर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और ये कह सकते हैं कि हावड़ा ज़िले में स्थित है ये फोर्ट ग्लोस्टर। कहाँ पे, हावड़ा ज़िला कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। आपको बताना है कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। नायलॉन, एक्रिलिक, या रियान, या
उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। कौन सा ऐसे प्राकृतिक रेशा नहीं है? चलिए कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं इसका कौन सा आंसर सही होगा। देखिए नायलॉन भी हमारा क्या है, एक मानव निर्मित है, एक्रिलिक भी मानव निर्मित है और रियान भी मानव निर्मित है। तो यहाँ पे पूछा है आपसे कि कौन प्राकृतिक रेशा नहीं है, तो ये तीनों प्राकृतिक रेशा नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यहाँ पे प्राकृतिक रेशा नहीं होगा। ठीक है, बात करें हम प्राकृतिक रेशा का, देखेंगे एक जूट हो जाएगा आपका, है ना। जूट क्या है, एक प्राकृतिक रेशा है। ठीक है, और इस जूट के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। क्यों कहते हैं इसको गोल्डन फाइबर? क्योंकि इसका कलर क्या होता है, सुनहरा कलर का होता है, सुनहरा रेशा, इसलिए इसको हम लोग कहते भी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण का संदर्भित करता है? जनसंख्या वितरण का संदर्भित कौन सा यहाँ पर जो दिया हुआ है उसमें संदर्भित करता है, आपको बताना है। पहला है, एक निर्दिष्ट क्षेत्र में जनसंख्या समय के साथ कैसे बदलता है। बी नंबर में है, एक निर्दिष्ट क्षेत्र में पैदा हुए लोगों की संख्या के संबंध में मरने वालों की संख्या के बारे में बताता है। या जिस तरह से लोग किसी दिए गए क्षेत्र में फैले हुए हैं, या इसमें से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जिस तरह से लोग किसी दिए गए क्षेत्र में फैले हुए हैं, ये बताता है जनसंख्या का वितरण, यही संदर्भित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या परिवर्तन का कारण बनने वाले 3 प्रमुख कारण कौन से हैं? जनसंख्या परिवर्तन, ठीक है, पॉइंट क्या है, जनसंख्या परिवर्तन का कारण बनने वाले 3 प्रमुख कारक कौन से हैं? जन्म, मृत्यु और विवाह, जन्म, मृत्यु और प्रवास, जन्म, मृत्यु और जीवन प्रत्याशा। उपयुक्त में से अधिक होगा या में से कोई नहीं होगा। तो देखेंगे कि जनसंख्या जब परिवर्तन होगा तो जन्म होने से परिवर्तन होगा, मृत्यु होने से जनसंख्या का परिवर्तन होगा, और प्रवास यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, अंतर्राज्यीय हो सकता है, या फिर किसी दूसरे देश में जाकर के बस जाना, तो ये प्रवास के कारण है। तो इससे भी जनसंख्या परिवर्तन हो सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जन्म, मृत्यु और प्रवास ये जनसंख्या परिवर्तन का कारण है। ठीक है, चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, 1999 में विश्व जनसंख्या कहाँ तक पहुँच गई थी? 2 अरब, 5 अरब या 6 अरब? फिलहाल तो 7 अरब से पार हो चुका है ना। फिलहाल हम जानते हैं कि भारत की जो पूरे विश्व की जनसंख्या है वो 7 अरब से पार कर चुकी है। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि 7 अरब कब पार कर गया था। चलिए ऑप्शन है यहाँ पे 2 अरब, 5 अरब या 6 अरब, या ऊपर में से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है 6 अरब। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, 6 अरब होगा। ठीक है, अगला सवाल, जनसंख्या पिरामिड क्या है, ये आपको बताना है। जनसंख्या पिरामिड क्या है? ठीक है, तो जब किसी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व इतना अधिक होता है कि लोग ऊंची इमारतें में रहते हैं, या फिर यह इस बात की जानकारी देता है कि एक निर्दिष्ट क्षेत्र में जनसंख्या समय के साथ कैसे बदलते हैं। और सी नंबर में है, जनसंख्या की आयु, लिंग संरचना के क्षेत्र में प्रस्तुति। थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइप हो गया है। चलिए, जनसंख्या की आयु, लिंग संरचना के चित्र में प्रस्तुति क्या होगा? जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या की आयु, लिंग संरचना के चित्र के रूप में प्रस्तुति ही क्या है, जनसंख्या पिरामिड है। ठीक है, जनसंख्या पिरामिड देखे होंगे कि कुछ इस तरीके से होता है ना। ठीक है, इस तरीके से दर्शाया होता है कि जनसंख्या पिरामिड है। ठीक है, एक तरफ हम इधर दिखाते हैं मेल को और एक तरफ दिखाते हैं इधर फीमेल को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कर्क रेखा से नहीं गुजरती, कर्क रेखा से नहीं गुजरती, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या मणिपुर, या ऊपर में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए कमेंट कीजिए कि कर्क रेखा से नहीं गुजरती, कहाँ से नहीं गुजरती है? छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से या मणिपुर से, या एक में से अधिक होगा या ऊपर में से कोई नहीं होगा। चलिए कमेंट कीजिए। तो अब देखेंगे कि कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से तो गुजरती है, ठीक है, उड़ीसा से नहीं गुजरता, ठीक है, और साथ में मणिपुर से भी नहीं गुजरता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि कर्क रेखा 2 जगह से नहीं गुजरता है, अर्थात इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 11 का डी हो जाएगा,
उड़ीसा से और मणिपुर से नहीं गुजरता है। हाँ, यही रहता, मिजोरम रहता तो वहाँ से गुजरता। ठीक है, तो ये कहीं कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे बच्चों को कि मणिपुर होता है या मिजोरम होता है, तो ध्यान रखिएगा मणिपुर ऊपर में है, उसके नीचे आपको मिजोरम देखने को मिलता है, तो वहाँ से कर्क रेखा पार करती है। ठीक है, कौन कौन राज्य है वैसे, तो एक गुजरात है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, राजस्थान। ठीक है, उसी के नीचे आप आगे देखेंगे तो मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद फिर देखेंगे झारखंड, उसके बाद देखेंगे पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे त्रिपुरा, और अंतिम में जो लास्ट सबसे पार करता है वो करता है मिजोरम होते हुए निकल जाती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना मणिपुर यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो ये 8 राज्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 राज्य हैं जो कि भारत से कर्क रेखा पार करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें आप एक पॉइंट और याद रख सकते हैं, ये कि एशिया महादेश में कुल 8 ही देशों से पार करती हैं। ठीक है, जिस तरीके से भारत में 8 राज्यों से पार करके जाती हैं, उसी तरीके से एशिया महादेश में कुल 8 देशों से ये पार होकर के जाती हैं। ठीक है, वो 8 देश कौन कौन से हैं, तो वो है सऊदी अरब, लिख सकते हैं आप, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत। ठीक है, बांग्लादेश, म्यांमार और ताइवान। ठीक है, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और ताइवान। देख रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान नहीं है। ठीक है, श्रीलंका भी नहीं होगा क्योंकि सब तो नीचे है, वो श्रीलंका तो नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और ताइवान, ये 8 ऐसे देश हैं जहाँ से एशिया महादेश को हम बात कर रहे हैं कि एशिया महादेश से ये 8 देश है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और उत्तरी अमेरिका से सिर्फ 2 ही देश हैं, मैक्सिको और बहामास। उत्तरी अमेरिका से कौन से 2 देश हैं, मैक्सिको और बहामास। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि कुल मिलाकर के कितने देशों से कर्क रेखा गुजरती हैं, तो कुल 17 देश। कितने देश, यहाँ पे देता हूँ मैं 17 देश, 17 देशों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, 17 देश, तो 8 देश तो हो गए हमारे एशिया महादेश में, 2 हमने कहा, 2 हमने किससे कहा था, ये उत्तरी अमेरिका से। ठीक है, और बाकी अफ्रीका से बच गए 8 2 10, तो 7 हो जाएगा आपका किससे, ये अफ्रीका से। अफ्रीका के कुछ कुछ देश का नाम मुझे याद आ रहा है, जैसे कि मिस्र है, लीबिया है, नाइजर है, अल्जीरिया है, माली है। ठीक है, बाकी 2 और हैं, ठीक है, मुझे नहीं याद आ रहे, बट मिस्र है, लीबिया, नाइजर है, अल्जीरिया है, माली है, तो ये 4-5 हैं, तो बाकी 2 और भी होंगे। तो कुल मिलाकर 17 देश आपको याद रखना है। ठीक है, जहाँ से कर्क रेखा पार करती हैं। ठीक है, तो ये इतना याद रखिएगा कि एशिया महादेश से 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा पार करती हैं, और भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा पार करती हैं, और बाकी 17 देश कुल मिला करके हैं। ठीक है, और जल निकाय में भी हैं, बाकी अटलांटिक महासागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, ताइवान जल अमरुमध्य हो गया। ठीक है, लाल सागर हो गया, और एक और मैक्सिको की खाड़ी है, वहाँ से भी पार करती हैं, लेकिन देश पूछा जाए तो 17 देश ही हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, भारत का सबसे पूर्वी देश कौन सा है, भारत का सबसे पूर्वी देश कौन सा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें पूर्वी देश का, भारत का बात स्थिति, देखिए अगर मानते हैं मेरा अगर इस तरह से ग्लोब है, तो ग्लोब में आप देखेंगे कि अगर इसे हम 4 भागों में बांट दें, ठीक है, तो ऊपर वाला क्या कहलाएगा, उत्तर। ठीक है, और नीचे क्या कहलाएगा, दक्षिण कहलाएगा, इधर पूरब कहलाएगा, इधर पश्चिम कहलाएगा। तो अब देखेंगे कि भारत जो है, तो अगर देखेंगे तो आप किधर है, यहाँ पे भारत है, इस जगह पे है, तो ये तो उत्तर साइड में है, और साथ साथ में बात करें तो पूरब में है, उत्तर यानी कि कह सकते हैं उत्तर पूरब में है भारत। लेकिन यहाँ पूछा क्या जा रहा है, देशांतर के बारे में, तो देशांतरों को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक पूरब में और एक पश्चिम में। तो हम देखेंगे कि जो भारत है वो यहाँ पे है, तो इस रेखा के देखेंगे किधर है, ये पूरब में ही है। ठीक है, पूरब में मतलब कि ईस्ट में है। ठीक है, इधर होता तो वेस्ट में कहलाता,
तो यहाँ पे है, इस जगह पे है, तो यानी कि ईस्ट में ही होगा। तो वेस्ट तो कभी होगा ही नहीं, तो वेस्ट तो हटा दीजिए, ठीक है। क्योंकि भारत की स्थिति कुछ ऐसा होगा, कुछ यहाँ पे ये अंतिम छोर, ये इधर से शुरुआती वाला और ये अंतिम वाला, तो ये दोनों भी किधर ही है, पूरा में ही तो है, ठीक है। तो पूरा में है, इसका मतलब है कि वेस्ट तो कभी नहीं होगा, दोनों होगा तो ईस्ट वाला ही होगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखें कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सेम है, ठीक है। तो फिर बचा दोनों में से, दोनों तो सेम ही दिख रहा है, तो इसका मतलब कोई भी आप टिक लगा सकते हैं, ये भी दोनों यहाँ पे सही है, क्योंकि दोनों का सेम टाइपिंग किया गया है, ठीक है। गलत टाइपिंग होगा, बट यहाँ पे 97 डिग्री और 25 मिनट आप देखेंगे कि सबसे पूर्वी वाला हिस्सा है यहाँ पे, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। वैसे अगर पूर्वी देशांतर और पूर्वी देशांतर के जो भाग हैं और अक्षांशीय जो विस्तार हैं, वो याद करने का मैंने एक ट्रिक बताया था, ठीक कुछ ऐसा है, थोड़ा सा तो याद करना ही पड़ता है वैसे। बट देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखना है 8, ठीक है, फिर क्या लिखना है 7, फिर लिखना है आपको 8 और फिर लिखना है 7, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। लिखने के बाद इधर देखेंगे कि यहाँ पे जो 8 है, 8 का अब यहाँ पे लिखना है 8 का था 4, ठीक है, 7 से फिर कम करना है 6, 8 से फिर एक कम करना है इधर 7, और 7 से फिर एक कम करना है इधर 6। लेकिन यहाँ पे 6 नहीं लिखना है, थोड़ा सा बस याद रखना है कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 25 लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है 25। और 7 के बगल से आपको 3 का टेबल लिख लेनी है, 3, 6 और 9, ठीक है। बस इतनी सी आपको याद रखना है, इतना यदि कर लेते हैं तो आपको याद रहेगा, कभी भूलेंगे नहीं। अब इसमें आपको क्या करना है, बीच में आपको क्या करना है, एक लाइन खींच देनी है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो ऊपर वाला जो है सो वो अक्षांशीय विस्तार देखने को मिलेगा, और ये जो मिलेगा वो ये क्या मिलेगा, देशांतरीय 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 विस्तार देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 97 डिग्री 25 मिनट इस एरिया वाला यहाँ पे, और 68 डिग्री 7 मिनट जो होगा वो कहाँ होगा, ये यहाँ पे होगा, यानी कि इस जगह पे, यानी कि गुजरात वाला जो शुरुआती वाला जो हिस्सा है वहाँ पे, ठीक है ना। और ये देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट कहाँ देखने को मिलेगा, इधर दक्षिण वाला, सबसे दक्षिण, और ऊपर में बात करें उत्तर साइड वाला, ऊपर ऊपर दक्षिण वाला, तो ये हो जाएगा क्या हमारा 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। फिर से समझ लीजिए कैसे आपको बनाना है। सबसे पहले लिखना है आपको 8, फिर लिखना है 7, फिर लिखना है 8 और फिर लिखना है 7। 7 के बगल में बस याद रखना है कि यहाँ 25 लिखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है कि 8 का आधा लिखना है 4, और 7 से कम करना है 6, 8 से भी कम करना है 7, और देन 7 के बगल से 3 का टेबल लिख लेना है, 3, 6, 9 और हाफ कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अक्षांशीय विस्तार, और ये हो जाएगा आपका देशांतरीय विस्तार, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इतना आप कर पाते हैं तो आसानी से कहीं भूलेंगे नहीं, कहीं से कोई पूछ लेगा घुमा फिरा के आप बता देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। यदि आप अपनी गर्मी की छुट्टियों के दौरान कावरती जाने की इरादा रखते हैं तो आप भारत के एक निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे, पुडुचेरी, दमन एंड दीव, अंडमान और निकोबार। बताइए कहाँ जाना पड़ेगा आपको, कहाँ जाना चाहते हैं, कावरती। तो ना तो आप पुडुचेरी जाना पड़ेगा आपको, ना दमन द्वीप और ना ही अंडमान निकोबार द्वीप, क्योंकि कावरती किसकी राजधानी है, लक्षद्वीप की राजधानी है ना। तो लक्षद्वीप जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। कहाँ जाना पड़ेगा, लक्षद्वीप जाना पड़ेगा, ठीक है, लक्षद्वीप जाना पड़ेगा कावरती जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं के साथ लगती हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं के साथ लगती हैं, किसके साथ लगती हैं, चीन, नेपाल, भूटान। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल के साथ लगती हैं। किसके साथ लगती हैं, नेपाल के साथ, ठीक है। चलिए आगे देखें। वैसे आप थोड़ा सा यहाँ देखेंगे कि उत्तराखंड का जो हिस्सा है, यानी कि उत्तराखंड का जो बाउंड्री लगता है नेपाल के साथ, वो 251 किलोमीटर लगता है। कितना, 251 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के साथ लगता है सबसे ज़्यादा 551 किलोमीटर, ठीक है। वैसे इसके साथ नहीं लगता उत्तर प्रदेश, इससे जो है ज़्यादा लगता है बिहार के साथ। कितना, 726 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद बिहार उत्तर प्रदेश का है 551 किलोमीटर, ठीक है। सिक्किम के साथ कम सीमा लगती है, सबसे कम 99 किलोमीटर, ठीक है। और बाकी कौन सा बच गया, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के साथ लगता है आपका 100 किलोमीटर। कितना, 100 किलोमीटर। तो ध्यान रखेंगे आप, उत्तराखंड के साथ 251 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश के साथ 551 किलोमीटर, बिहार के साथ 726 किलोमीटर
और पश्चिम बंगाल के साथ 100 किलोमीटर और सिक्किम के साथ 99 किलोमीटर की सीमाएं लगती है नेपाल के साथ। ठीक है, सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा झील खारे पानी का झील नहीं है? सांभर, वुलर या डल? ऊपर से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो सांभर झील देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये खारे पानी का झील नहीं है, तो सांभर तो नहीं है ना, सांभर तो नहीं है। ठीक है, खारे पानी का झील नहीं है, अच्छा नहीं पूछ रहा है ना, तो ध्यान रखना है, खारे पानी का झील, ये तो झील है, खारे पानी का झील है ये, है ना, ये खारे पानी का झील है। ये वुलर झील है, वो मीठे पानी का है, और ये भी मीठे पानी का झील है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कौन सा झील खारे पानी का झील नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर वुलर और डल ये खारे पानी का झील नहीं है, ये मीठे पानी का झील है, तो यानी कि हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से अधिक ऐसा है जो खारे पानी का झील नहीं है, वुलर झील और डल झील। वुलर झील और डल झील कहाँ देखने को मिलेगा? कमेंट करके मुझे बताइए। तो डल झील आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये श्रीनगर में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसे हम लोग, डल झील को हम लोग फूलों के झील के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग फूलों की झील के नाम से भी जानते हैं, फूलों की झील। ठीक है, और एक और कौन सा बच गया मेरा? वुलर झील। ये कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि किस ज़िले में है, तो बताइएगा बांदीपोरा ज़िला में है, बांदीपोरा ज़िला में। ठीक है, ये याद रखना चाहिए आपको, और जम्मू कश्मीर तो है ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नर्मदा नदी के स्रोत हैं, नर्मदा नदी के स्रोत हैं कहाँ से? सतपुड़ा से इसको मिलती है, या फिर ब्रह्मगिरी, या फिर अरावली। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है, ना सतपुड़ा होगा, ना ब्रह्मगिरी होगा, ना अरावली होगा। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नर्मदा नदी का जो स्रोत है वो है कहाँ? अमरकंटक, अमरकंटक के पास निकलती है ये। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में से बहने वाली फ़ोन क्या कहलाती है? यहाँ पर फ़ोन थोड़ा सा गलत टाइपिंग हुआ है, बहने वाली फ़ोन नहीं होगा, पवन होगा, बहने वाली पवन। ठीक है, चलिए कमेंट कीजिए कि ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में से बहने वाली पवन को क्या कहते हैं? काल बैसाखी, पूर्वी हवाएं, लू या जलवायु, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लू। ठीक है, क्या हो जाएगा? लू हो जाएगा। गर्मी के मौसम में चलने वाली ये है पवन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ठीक है, और काल बैसाखी जो हमारा है ये कहाँ चलता है? ये काल बैसाखी अब देखेंगे बंगाल और असम में चलता है, पश्चिम बंगाल और असम में। ठीक है, तो इसे अक्सर हम लोग क्या कहते हैं? भयानक शाम की आंधी के रूप में जानते हैं काल बैसाखी को, नाम ही तो है काल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्ष के कारण बनता है? वर्ष नहीं, वर्षा का कारण बनता है, ये आपका सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा के कारण बनता है? चक्रवाती अवदाब, पश्चिमी विक्षोभ, पीछे हटना मानसून, या उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। चलिए कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो आप देखेंगे कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में जो सर्दियों के दौरान वर्षा होता है, वो जो होता है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से यहाँ पे बारिश देखने को मिलता है। ठीक है, और बाकी बात करें पीछे पीछे हटने वाले मानसून के दौरान कहाँ पे ज़्यादा बारिश होता है? तमिलनाडु में देखेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून में होता है, दक्षिण पश्चिम अवधि में देखेंगे कि ये तमिलनाडु को ज़्यादा वर्षा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और पीछे हटने का जो समय है वो क्या है? अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर टू नवंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति वह है जो अपना नाम और कोई भी भाषा पढ़ और लिख सकता है, 7 साल का हो और समझ के साथ किसी भी एक भाषा को पढ़ लिख सकता हो, या 5 साल का हो और समझ के साथ किसी भी एक भाषा को पढ़ लिख सकता हो। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7 साल का हो और समझ के साथ किसी भी एक भाषा को पढ़ लिख सकता हो। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, साक्षर व्यक्ति कहेंगे। ठीक है, भारत में भी साक्षरता दर कितनी है, तो ये अभी है 74.4%। सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है, किस राज्य में, केरल राज्य में, और सबसे कम कहाँ देखने को मिलता है, बिहार में। ठीक है, चलिए अगला, और जनगणना हर कितने साल पर होता है, हर 10 साल पर होता है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। लास्ट जनगणना कब हुआ था, 2011 में। ठीक है, 2021 में होना था, लेकिन कोरोना के काल की वजह से इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। सिनकोना के पेड़ से, सवाल क्या है, सिनकोना के पेड़, इससे यहाँ नहीं होना चाहिए था। ठीक है, थोड़ा सा इसे सुधार लेता हूँ। ये से यहाँ कर लीजिए। चलिए ये सवाल सही हुआ। सिनकोना के पेड़ खाली स्थान से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। 100 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, या ऊपर में से एक से अधिक होगा, या ऊपर में से कोई नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सिनकोना के पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही है। ठीक है, सिनकोना का पेड़ क्या होते हैं, तो ये बड़ी बड़ी झाड़ियाँ, छोटे छोटे पेड़ होते हैं, उनमें सदाबहार पत्ते होते हैं। ठीक है, सदाबहार पत्ते होते हैं, मतलब पत्ते एक बार कभी ये गिराते नहीं हैं, और इसकी जो हाइट होता है लगभग 5 से 15 मीटर के आसपास होता है। ठीक है, अच्छा, सिनकोना का तो पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में मिलेगा, तो ये तमिलनाडु में देखने को ज़्यादा मिलता है, तमिलनाडु में। ठीक है, देखेंगे जी तमिलनाडु के जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं ना, उधर देखने को मिलेगा। और ये कुछ कुछ दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल में है, वहाँ भी उगाया जाता है इसका। और इसका जो यूज होता है, इसका जो उपयोग किया जाता है, वो बढ़ती भूख, पाचक रस के बढ़ावा देना है ना, बवासीर वगैरह का इलाज में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसके उपचार में मतलब कह सकते हैं मदद करता है ये। ठीक है ना, तो ये थे कुछ हमारे 20 इंपॉर्टेंट MCQ। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।